मध्य प्रदेश में क्या सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ चली है? शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर, आईजी और प्रभारी मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए तो इसके संकेत साफ दिखाई दिए और सीएम ने कहा कि 31 मई तक आपको अपने प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है। इसके लिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया। साथ ही हॉटस्पॉट चिन्हित करने को भी कहा। सीएम ने सभी से सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट कहा, किल कोरोना अभियान चलता रहेगा। अगर संक्रमण की चेन तोड़ दी तो अब हम इसको फैलने नहीं देंगे, पहचानेंगे, कंटेन कर देंगे, कांटेक्ट ट्रेसिंग कर देंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। टारगेट आप सब रखो 31 मई तक किसी भी हालत में कोरोना फ्री मेरा शहर। 1 जून से अनलॉक होना शुरू होगा तो वो भी कैसे करना उसका भी एक सिस्टम बनाएंगे। लेकिन पहली चीज अब फैलने नहीं देना है, भाई रोक देना है, पहचानना है, इलाज करना है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका सहयोग चाहिए, बिना आपके नहीं हो सकता। सरकार अनलॉक की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष को सरकार की नीयत पर शंका है। विपक्ष के नेता कमलनाथ इसे ध्यान भटकाने की कला बता रहे हैं। जितना साथ चाहे हम सरकार का साथ देने को तैयार हैं, पर ये कलाकारी भी हम साथ नहीं देना चाहते। हम ये गुमराह करने में, ये ध्यान मोड़ने में अभी मुद्दे हैं हमारा ब्लैक फंगस का। आज ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं है, पता नहीं व्हाइट फंगस क्या होता है। उज्जैन में 4 लोग मर गए और ये फंगस, ये बता भी नहीं सकते ये फंगस हो क्यों रहा है। कोविड महामारी की दूसरी लहर भारी पड़ी है, आंकड़ों पर सियासत जारी है, लेकिन 31 मई तक क्या हम कोरोना मुक्त हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। नहीं तो अनलॉक की तरफ बढ़ना सरकार के सामने एक चैलेंज ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। अनलॉक पर अब सरकार बात कर रही है, अनलॉक की तैयारी की बात कही जा रही है, इलाज की बात कही जा रही है, लेकिन इस सब के लिए जरूरत है आम जनता के सहयोग की, साथ की। लेकिन क्या ये वाकई सही समय है जब अनलॉक की तरफ सरकार बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ध्यान भटकाने से नुकसान किसका होगा? आम जनता का, सरकार का, विपक्ष का? यहां पर सवाल कई हैं, बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। MP अनलॉक पर विपक्ष को ऐतराज क्यों? क्या सरकार की रणनीति पर विपक्ष को नहीं भरोसा? तीसरी लहर से निपटने सरकार की क्या है प्लानिंग? संकट के समय विपक्ष के सियासी बयान कितने जायज? विपक्ष लगातार कहता रहा कि हम साथ देंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन बयानबाजी और सवाल उठाने का सिलसिला जो बना हुआ है अब तक, उसके बाद सरकार विपक्ष को उल्टा घेरने की बात कर रही है। उनका कहना है कि विपक्ष आम जनता की फिक्र नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन केवल और केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। क्या वाकई विपक्ष पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है? क्योंकि विपक्ष आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसेस के बाद अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है। क्या इसके लिए वाकई सरकार तैयार है? इस पर हम बात करेंगे, मेहमानों से जुड़ेंगे। धैर्यवर्धन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और स्टूडियो में मेरे साथ अनिल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप, बहुत स्वागत है अनिल जी आपका भी। और पहला सवाल जो है अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी वक्त से कोरोना को लेकर तमाम तरीके के बातें हुई, तमाम प्रयास हुए, और अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और इस पर जो कमलनाथ जी को हमने सुना, उनका कहना है कि सरकार को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ऐसे में अनलॉक की तरफ बढ़ना कितना सेफ है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय का ही बयान आया था कि ब्लैक फंगस में कौन से इंजेक्शन उपयोग होने हैं, हमें बाहर से आयात करने हैं जो कारगर साबित हो और इस ब्लैक फंगस के संक्रमण को रोकने में सक्षम हो, हम बाहर से बुलवा रहे हैं। अभी वास्तव में हमारे यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम कि ब्लैक फंगस में हम कौन सा इंजेक्शन इनको दें या इसका क्या उपचार करें, क्या थेरेपी है इसकी। तो विपक्ष जो बोल रहा है, विपक्ष का कहना है कि भाई ब्लैक फंगस जो है
वो एक जानलेवा और खतरनाक बीमारी है। हमें इसके लिए जो मौजूदा स्थिति में, मौजूदा समय में जो डॉक्टर मुहैया करा रहे हैं इंजेक्शन, जिससे कम से कम थोड़ी रोकथाम हो जाए, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। आज वास्तव में स्थिति यह है कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मार्केट में नहीं है। जो पहले मेडिकल स्टोर्स पे हुआ करते थे, वो आज वहां से नदारद है। धैर्यवर्धन जी, क्या कहना चाहेंगे? काफी चुनौतियां अब भी बरकरार हैं, अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, आम जनता का सहयोग भी चाहिए, और विपक्ष अब भी ये कह रहा है कि आप मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने पर आमादा हैं। नाज़रीन जी नमस्ते। देखिए, सरकार के मुखिया को तमाम मोर्चों पर काम करना पड़ता है जी। महामारी से लोगों को बचाना भी है, स्वस्थ भी रहना है, और पेट की आग से झुलसने से भी बचाना है। आप देखिए, सरकार ने, विपक्ष भले लाख आलोचना करे, पर मध्य प्रदेश में पूरे देश की तरह यहाँ टेस्ट फ्री हुआ है, यहाँ इलाज फ्री हुआ है, यहाँ वैक्सीनेशन फ्री हुआ है, यहाँ सब प्रकार की जांचें फ्री हो रही हैं। जो भी सरकारी अस्पताल बनाए गए वो जिला मुख्यालय तक बनाए गए थे, कोविड केयर सेंटर, और उसके बाद तमाम प्राइवेट अस्पताल को जोड़ा गया है। और इस दौरान लोग भूखे न रहे, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई। तमाम सारे जो हमारे रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनको 1-1 हजार रुपए की राशि पहुंचाई गई है। 5 महीने का राशन गरीब लोगों को निःशुल्क देने का सरकार ने निर्णय किया है। और केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग ही नहीं, अन्य गरीब लोग भी जिनको इस समय असुविधा है, वे भी पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, नगर निगम और नगर पालिकाओं के सीएमओ के माध्यम से वह आवेदन प्रस्तुत करके वह अनाज प्राप्त कर सकते हैं। पर यह पर्याप्त नहीं है। रूटीन में जो हमारे काम धंधे चलते हैं, जब तक उनको प्रारंभ नहीं किया जाएगा, तब तक एक प्रकार की निराशा और परेशानी का वातावरण पूरे प्रदेश में रहता है। धैर्यवर्धन जी, देखिए, पहली बार हम प्रदेश को अनलॉक करने नहीं जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने ये प्रक्रिया की थी, वजह वही थी जो अभी आपने बताई। लेकिन क्या पहले जो गलतियां हुई थी अब उन पर काम किया गया है? कोई ऐसी रणनीति तैयार की गई है? कोई ऐसे फॉर्मूले यहाँ पर अपनाए जाएंगे जिससे कि व्यापारी व्यापार भी कर सके, आम जनता कोरोना से बच भी सके? हमने अन्य प्रदेशों में देखा, और इवन दुकानों को खोलने का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा कोरोना से बच सके, ऐसे कुछ बिंदु तैयार किए जा रहे हैं। क्या सरकार भी इस पर काम कर रही है? नाज़रीन जी, मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपना रिश्तेदार, पड़ोसी या परिचित व्यक्ति को न खोया हो, या परिवार की व्यक्ति को न खोया हो। इतना सब खो देने के बाद भी यदि लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर भगवान मालिक है। क्योंकि सरकार मीडिया के माध्यम से भी, अन्य प्रकार से भी लोगों को सजग करती है कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी आपको मास्क पहन करके जाना है, वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी आपको भीड़ से बचना है, सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम जाना है। जी, आपने जो बात कही, तो क्या मैं ये मानूं कि आप भगवान भरोसे अनलॉक करने जा रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भगवान भरोसे सब कुछ, या सख्ती और बाकी चीजें आप बरकरार रखेंगे? हाँ नाज़रीन जी, आप मेरे शब्द को जरूर पकड़िए, पर मुझे 2 मिनट का अवसर दीजिए। देखिए, सरकार ने फ्री में इलाज कराया है। सरकार ऑक्सीजन के 100 प्लांट मध्य प्रदेश में लगा रही है। सरकार ने 20,000 गाँव में लोगों को रुकने की सेपरेट व्यवस्था की है, ताकि वो लोग जो बीमार हैं या बाहर से आए हैं, उनकी गांव में एंट्री ना हो। गांव गांव में बैरिकेड्स लगाए गए, शहरों में कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। ये सब जतन किए गए। चलिए ठीक है, आपने काफी प्रयास किए, बावजूद इसके जो कमियां हैं वो विपक्ष गिना रहा है। आखिर क्यों, पूछ लेती हूँ। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए नाज़रीन, सबसे पहली चीज तो ये, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी को भी सुन रहा। अनिल जी ने वाजिब सवाल उठाए कि आज ये जो स्थिति है, आपके पास में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं है। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं व्हाइट फंगस ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है, आपकी तैयारी क्या है? ये सार्वजनिक होना चाहिए। आज अगर मान लीजिए कोरोना के बाद ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस से डेथ बढ़ती है, तो आपने क्या तैयारी करी? भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपने किसी करीबी को ना खोया हो। तो अगर मध्य प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे आप, तो कितना बड़ा आंकड़ा है, और सरकार की डेथ के आंकड़े क्या बता रही? नाज़रीन जी, मुझे लगता है ये सवाल आपको ही कर लेना चाहिए था, ताकि हमारे तक नहीं आ पाता। चूंकि आप सुन रही थी, आपको वही क्रॉस करना था इनको कि कितने आंकड़े वो जारी करती थी। रहा सवाल सरकार फ्री इलाज करा रही, पहले तो आप पूछ चुके हैं ना जितेंद्र जी, मुझसे पहले तो आप पूछ चुके हैं ना
मुझसे पहले तो मैं कमलनाथ जी पूछ चुके हैं, जवाब भी मिल चुका है सरकार की तरफ से, फिर मैं सवाल करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? अब फ्री इलाज की बात इन्होंने की। आप बताइए, आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार लगातार नजर रखे हुए, आपके चैनल दिखा रहे हैं ये फ्री इलाज करा रहे हैं कि अस्पतालों में क्या लूट मची हुई है, ये कोई पता नहीं की जरूरत नहीं। टीवी पे बैठ के आप, डिबेट में बैठ के आप कुछ भी कह दीजिए कि मध्य प्रदेश को हमने स्वर्ग बना दिया, मध्य प्रदेश को हमने पेरिस बना दिया, लेकिन यथार्थ से वास्ता रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, आपने दिखा। देखिए, तो कालाबाजारी हुई जितेंद्र जी, तो सरकार ने उस पर एक्शन भी लिया है। सारी चीजों को हम 0 या 0 नहीं कर सकते हैं। महामारी अचानक आई तो उस पर सरकार ने काम भी किया। जो धैर्यवर्धन जी कह रहे थे वो सारे काम सरकार ने किए हैं। हाँ, जहां कमियां हैं तो वहां सवाल ये बनता है कि विपक्ष भी क्या कर रहा है। आप केवल कमियां गिना रहे हैं या आप जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं? कमियां गिना, देखिए नाज़नीन जी, कमियां गिनाने की बात नहीं। आपने बताया जो धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं वो सब सरकार ने किया। आप ये बताइए, ऑक्सीजन का प्लांट 1 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? या विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो कहते हैं हमको सहयोग नहीं कर रहे। गोविंदपुरा में ऑक्सीजन का प्लांट बंद पड़ा था, उसको चालू करने में क्या दिक्कत थी? दूसरी चीज, रेमडेसिविर की बात की, ऑक्सीजन की बात की, बेड की बात की। मध्य प्रदेश में सब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जैसा धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं। धैर्यवर्धन जी कुछ कहना चाहते हैं। धैर्यवर्धन जी बोलिए। देखिए, अब मेरा ये कहना गंभीर इनसे पूछ लीजिएगा, मैं बात 10 सेकंड में समाप्त कर दूं। चलिए, मेरा ये कहना है, अनलॉक की पोजीशन है, आने वाली बीमारियां सामने खड़ी हुई है, आपने क्या तैयारी की वो बता दीजिए। चलिए, सवाल वही है, वही सवाल है, आने वाले अनलॉक के लिए क्या तैयारी है, और बाकी कुछ आरोप भी हैं। धैर्यवर्धन जी देखिए नाज़नीन जी, ब्लैक फंगस जो बीमारी आई है वह भी कोरोना की तरह एक प्रकार की महामारी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जितेंद्र जी हिंदुस्तान के जिस डॉक्टर या अस्पताल को जानते हो उनकी लिस्ट हमें ला करके बता दें कि ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट पिछले 5 सालों में कितनों का किया है और कितनों के इंजेक्शन के पास रखे। जब ये अपरिचित बीमारियां आ रही हैं या बेहद कम मात्रा में होने वाली बीमारियां इतनी बहुतायत में आएंगी तो फिर इंजेक्शन और दवाइयों का प्रबंध तो बाहर से करना पड़ेगा, और वो हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने 24,000 इंजेक्शन केंद्र सरकार से मांगे। सुन लीजिए, ये गलत तरीका है जितेंद्र जी। मैं बोल दूं फिर आप आरोप लगाइए, और खूब सारे लगाइए, मैं जवाब दूंगा। 24,000 इंजेक्शन हमने भारत सरकार से मांगे हैं, हमको मिलने वाले हैं। 2,000 इंजेक्शन हमने एक निजी कंपनी से, इंदौर के उसके सीएमडी या उनका जो चीफ ऑफिसर, उनसे मांगे स्वयं मुख्यमंत्री जी ने। और 5 मेडिकल कॉलेज को मध्य प्रदेश में चिन्हित किया है जहां पर ब्लैक फंगस के मरीजों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, निशुल्क होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चलिए, तैयारी की बात जरूर कही जा रही है अनिल जी, लेकिन सवाल जायज भी हैं क्योंकि अनलॉक की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, पिछली बार हमने देखा था नतीजे जो थे वो काफी डरावने आए। कोरोना जिस तरीके से अपना वेरिएशन चेंज कर रहा है, म्यूटेंट हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार अगर ये कहे भी कि महामारी एकदम से आई है तो अब हम साल भर का ज्यादा पीरियड है जो निकाल चुके हैं कोरोना के साथ, ऐसे में इसे समझना जरूरी हो गया। नहीं, देखिए नाज़नीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के सामने दोहरी मुसीबत है। पहली मुसीबत लोगों को आवश्यक चीजें मुहैया कराना, यानी अनलॉक की स्थिति में आना। दूसरी चीज कोरोना की चेन को तोड़ना। अब ये जो नई बीमारी ब्लैक फंगस है या व्हाइट फंगस है, ये वास्तव में नई है और एक बहुत बड़ी आपदा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकार इसको जादू के उससे घुमा करके उसे ठीक कर दे। सरकार को भी समय लगता है क्योंकि दोहरी उसके सामने परेशानी है। खैर, शिवराज सरकार काम कर रही है, युद्ध स्तर पर काम कर रही है, कोई दो मत नहीं, सब कुछ है। लेकिन फिलहाल अभी मैं धैर्यवर्धन जी के उस बात से सहमत हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका करीबी या रिश्तेदार या नातेदार या मोहल्लेदार कोरोना से बिछड़ा ना हो। और इन स्थितियों में बड़ा गैप आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हम कोरोना पीड़ितों को 1 लाख रुपए उनकी व्यवस्था के लिए देंगे जिससे उनको राहत मिले। सवाल यह आता है सबसे बड़े कि प्रदेश सरकार का जो आंकड़ा है कि लगभग 7,000 मौतें हुई हैं। विपक्ष कह रहा है कि 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। और स्वाभाविक है कि मौतें बहुत ज्यादा हुई हैं और अखबारों ने इसको छापा भी है, चैनलों ने इसको दिखाया भी है। मतलब शवों की अंतिम संस्कार जो है वेटिंग चल रही थी। तो ये स्थिति, इन परिस्थितियों में
कि वास्तव में कई कितने हजार लोग देखिए, जाएंगे विपक्ष जहां जायज सवाल कर रहा है अनिल जी, वहां तो ठीक है, विपक्ष का काम भी है, विपक्ष का धर्म भी है कि वो इस तरीके से सवाल पूछे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सियासत में नई बहस भी विपक्ष छेड़ रहा है? कमलनाथ जी ने जिस तरीके से इंडियन कोरोना कह दिया, अब ये बात राज्य से लेकर केंद्र तक चर्चा का विषय बनी हुई है और इसे लेकर भी ध्यान भटकाने की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि इन आरोप प्रत्यारोपों से बच के आप प्रदेश स्तर तक सीमित रहें, प्रदेश सरकार को घेरें, प्रदेश सरकार में अगर कोई कमी है तो आप उन पर दबाव बनाएं कि वो कमियों को पूरी करें। आफ्टर ऑल अगर देश बदनाम हो रहा है तो हम भी तो उस देश के नागरिक हैं, बदनाम हम भी होंगे और सभी लोग बदनाम होंगे। तो हमें थोड़ी सी इन चीजों से बचना चाहिए और हमें वो मुद्दे उठाना चाहिए। हमारी जो टेरिटरी हमें वहां तक सीमित रहना चाहिए। खैर, ये बात सरकार सही है, कमलनाथ जी के आरोप कि काफी लोग बड़ी संख्या में मरे हैं, उनका ये आरोप भी सही है कि सरकार को जिस समय तैयारियां करनी थी उस समय कोई डरोना कह रहा था तो कोई कह रहा था कि सर्दी जुकाम है मामूली। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अनिल जी, आपको नहीं लगता कि अब बहुत आगे हम निकल चुके हैं? अब पुरानी बातों को बार बार करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, विपक्ष को निश्चित सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के आज का समय यह है कि एक झंडे के नीचे सबको आके और कोरोना को किस तरह खत्म करें या ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस को किस तरीके से हम रोकें। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात पर सवाल लूंगी। जितेंद्र जी, अभी एक साथ आने का समय, एक जाजम पर आएंगे तब इस लड़ाई से जीत पाएंगे? देखिए नजदीक जी, ये बताइए जाजम पे कब बैठे नहीं है? हमने आगे आके कहा था कि हम पूरा सहयोग करने को तैयार है, सरकार के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करेंगे। आपने देखा जब शिवराज सिंह जी ने फोन किया था, जब भी उनको यही कहा गया था कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पूरा मध्य प्रदेश सरकार के साथ होना है। एक चीज, दूसरी चीज, हमारे सहयोग की बात जो हमसे बन पड़ रहा है, 1.5 करोड़ रुपए हमारे विधायकों ने अपनी विधायक से खर्च किया। आपने देखा लगातार एम्बुलेंस भेज रहे हैं जहां जरूरत पड़ रही है। मेरा जो सवाल था नाजदीन जी को ये था कि जो ब्लैक फंगस आ रहा है, धैर्यवर्धन जी ने उसको गलत तरीके से ले लिया। हो सकता है मैं कहने में कहीं कोई चूक कर गया हूं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाए, आपको उसकी एक लिस्ट जारी करना था कि ये रेमडेसिविर इस अस्पताल में इतने गए हैं और जिस मरीज को लगे उसका मोबाइल नंबर के साथ डिस्प्ले कर देते, कालाबाजारी खत्म हो जाती। रेमडेसिविर मध्य प्रदेश में आए, किसके पास कितने गए ये नहीं मालूम चला, कालाबाजारी शुरू हो गई। ब्लैक फंगस की भी तैयारी इसी ढंग से होना चाहिए। जो भी व्यवस्था आपके पास हो, जो भी दवाइयां आपके पास हो, उन सबकी एक मॉनिटरिंग होना चाहिए। 3 इंजेक्शन कहाँ गए, 5 कहाँ गए, 20 कहाँ गए और किस मरीज को लगे, तो कालाबाजारी रोकी जा सकती। जब आप आंकड़ों पर नजर रखेंगे, जब आप उनकी मॉनिटरिंग सही रखेंगे तो निश्चित तौर पर रहा सवाल अनलॉक करने का, तो देखिए नाजनीन जी, अनलॉक के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अनिल श्रीवास्तव जी ने भी अभी आपको बताया कि अनलॉक करने के लिए आपको सूची बनाना होगी। 3 दुकान छोड़ करके 1 दुकान खोलने दीजिए, 2 दुकान छोड़ करके 1 दुकान खोलने दीजिए, ऑड इवन का फार्मूला लाइए। किसी भी तरीके से ऐसा हो सके, जैसे अभी अनिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि 2 तरह की समस्या है, एक तो रोजी रोटी भी चलाना है, दूसरा कोरोना की चैन को भी। चलिए, आप इस बात को समझ रहे हैं कि चुनौती दोहरी है। धैर्यवर्धन जी, नागिनी जी, देखिए मुख्यमंत्री जी अनलॉकिंग का प्रयास कर रहे हैं, पर एक कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो आपदा प्रबंधन समितियां बनी है जिले पर, तहसील केंद्रों पर और गांव-गांव में, उसको भी यह अधिकार दिया गया है कि वह भी विचार विमर्श करे कलेक्टर्स के साथ, एसडीएम के साथ बैठ करके, और वो देखे कि उनके कार्य क्षेत्र में, उनके जिले में, उनके कस्बे में क्या हालात है, कहाँ अनलॉक किया जा सकता है, कहाँ अभी भी लॉक करके रखना है, वह सब राय वे भी दें। इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री जी अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहते हैं, वह जन भागीदारी के साथ ये बड़ा निर्णय करना चाहते हैं कि लोग तय करें, पूरी समझदारी के साथ, आम विचार विमर्श के साथ तय करें, उसमें जनप्रतिनिधि। लेकिन धैर्यवर्धन जी, क्या ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी तक जानकारी जो है वो सही नहीं पहुंच पा रही है? क्या आंकड़ों में वाकई गड़बड़ियां हो रही हैं? क्योंकि ये बात हमने भी देखी, अनिल जी भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि जिस तरीके से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो पूरे सत्य नहीं है। तो क्या इस पर आप कोई जवाब देना चाहेंगे? नाज़रीन जी, सरकार अनुमानों के आधार पर नहीं बोल सकती। मैं एक दफा बोल सकता हूँ, हमारे मिश्रा जी बोल सकते हैं, पर सरकार ऑथेंटिक बात करेगी तो सरकार के पास जो अस्पतालों से मृत्यु के आंकड़े पहुंच रहे हैं, सरकार वही तो बताएगी। अब जहां तक अनुदान देने की बात है, सहायता राशि देने की बात है, अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका प्रोफार्मा भी
समाज में ओपन नहीं किया है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। उस प्रोफार्मा में वह गुंजाइश होगी कि यदि सुदूर क्षेत्र का कोई व्यक्ति कोरोना से मरा है और वो अभी किसी अस्पताल में, चिकित्सालय में भर्ती नहीं हुआ था, किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं गया था, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी, इस पर विचार चल रहा है। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि आंकड़े छिपाए जाए, बल्कि सरकार की मंशा है कि जो दर्द से पीड़ित परिवार है उसके घर 1 लाख रुपए की सहायता राशि इतना दे दी जाए कि उसके इलाज में कुछ लगा है उससे उसकी पूर्ति हो, या कुछ काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए मदद हो जाए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस डिबेट में आरोप लगा कि लोगों का बहुत पैसा खर्च हुआ है प्राइवेट अस्पतालों में। निस्संदेह हुआ, मैं स्वीकार रहा हूँ, कहीं कहीं ज्यादतियां भी हुई होंगी, यह भी मैं स्वीकारता हूँ, पर प्राइवेट अस्पतालों में आम लोग नहीं गए। जो लोग सक्षम थे या तो वो लोग गए, या जिन लोगों को सरकारी अस्पतालों पर परिस्थिति जन्य भरोसा नहीं था, या तो वहां जगह नहीं थी या उनको किसी कारण से भरोसा नहीं था, वे लोग गए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों का फ्री इलाज नहीं किया। भोपाल से लेकर के जिला मुख्यालय तक, चलिए ठीक है, अगर सक्षम लोग भी गए तो भी उनके साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए थी, उनके परिजनों को भी बेहतर इलाज मिलना चाहिए था। वहां पर भी अगर इंजेक्शन में गोलमाल हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि सरकार आंकड़े नहीं झुठला रही है। आप ये देखिए, अभी एक ताजा उदाहरण, छिंदवाड़ा में लिंगा गांव में 15 कोरोना से मृत्यु हुई है। हम लोग जाकर के वहां श्रद्धांजलि देके आए, 15 लोगों को। कलेक्टर से बात किया, उसने 2 आंकड़े बताए कि 2 मृत्यु हुई। तो आप सरकार क्यों नहीं छुपा रही है? आप ये बताइए, आपके चैनल लगातार दिखा रहे हैं शमशान में बुकिंग है, शमशान में लंबी कतारें हैं, और वो आंकड़े जब तो जितेंद्र जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है और आप उन आंकड़ों को सामने ला सकते हैं, तो कांग्रेस ही क्यों नहीं वो सूची तैयार करती? आप क्यों नहीं सबसे रूबरू कराते हैं? आपके सामने जो 1 लाख से ऊपर की बात आ रही है, वो कैसे आ रही है? वो हमारी रिसर्च से आ रही है, वो हमने आंकड़े जुटाए उससे आ रही है। शमशान का रिकॉर्ड है, 1,60,000 मृत्यु का रिकॉर्ड शमशान से आया है। उसमें 20% आप जनरल मृत्यु घटा दीजिए तो 80% कोरोना की मृत्यु, इसलिए 1 लाख। चलिए ठीक है, लौटूंगे। अनिल जी, क्या होगा इन आंकड़ों का? इन आंकड़ों के बारे में अगर हम ये कहें कि बहुत ज्यादा फैक्ट के करीब है या नहीं है, ऐसा कोई जानकारी नहीं है, तो क्या ये आरोप से ज्यादा क्या समझा जाएगा? जितेंद्र जी, रुक जाइए। देखिए, आंकड़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। आज स्थिति ये है कि हम जनता को राहत किस तरह दें। हमारे धैर्यवर्धन जी बैठे हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं और काफी अच्छा कद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिस तरीके से लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जो है उनको कार्ड दिए गए हैं कि उन लोगों को फ्री इलाज करवाया जाए आयुष्मान कार्ड के नाम से, वो अगर जो लोग टैक्स पेयर नहीं हैं उन लोगों पर भी लागू हो तो उन लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। आज आवश्यकता यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार राहत दे, जिससे वो करें और उनको काम धंधे, जो अभी तो आप देखिए जैसे ही अनलॉक होगा तो बेचारे वो लोग जिनके काम धंधे खत्म हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए, उनको भी सजाने में, संवारने में, उनको 2 टाइम के रोटी रोजी के लिए भी सरकार को मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं आरोप प्रत्यारोप से दूर होकर हमको कंस्ट्रक्टिवली काम करना चाहिए और इस तरीके से काम करना चाहिए कि प्रदेश की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा राहत दे सकें। बिल्कुल। और जितेंद्र जी, आप जिन आंकड़ों पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उन आंकड़ों को भी आप सरकार के सामने रखिए, लेकिन बेहतर सुझाव आम जनता के हित में रखते हुए क्या विपक्ष दे सकता है, उसके बारे में भी बात कीजिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल साफ कहना है कि अब जब अनलॉक हो तो ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाए, जिससे कि सुरक्षा भी हो, चैन भी तोड़ी जा सके और लोगों की रोजी रोटी का प्रबंधन भी किया जा सके। एक चीज। दूसरी चीज, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर के एक चार्ट बनना चाहिए, एक जानकारी सार्वजनिक होना चाहिए कि इसके 20 इंजेक्शन इस अस्पताल में उपलब्ध है, उसमें से 5 खर्च हो गए, 15 स्टॉक में बचे। कालाबाजारी नहीं हो सकती। लेकिन अगर कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको कितने दिए जा रहे हैं, वो नहीं मालूम चलेगा तो कालाबाजारी को नहीं रोका जा सकता। ये मेरा सुझाव बना दीजिए। धैर्यवर्धन जी। नाज़रीन जी, मध्य प्रदेश में 230 विधायक पूरे के पूरे बीजेपी के नहीं है। जितने विधायक कांग्रेस के, वे भी जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के हिस्सा हैं। आम सहमति से उनके विचारों को सरकार सर माथे लगी। और जैसा कि आदेश श्रीवास्तव साहब को मैं सुन रहा था, ये मध्य प्रदेश के बहुत सीनियर मूर्धन्य पत्रकार हैं,
उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से एक बात कही है कि बाकी के लोगों को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना चाहिए। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि केवल गरीबी रेखा के नीचे के लोग ही उस कार्ड के लिए पात्र नहीं, उसके धारक नहीं है, उसके ऊपर के भी बड़े तबके को वो कार्ड इशू किया गया है। और सरकार की मंशा है कि धीरे धीरे अधिकांश लोगों को स्वास्थ्य की अधिकतम सेवा सरकार के द्वारा मिल सके उस दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आपका सुझाव सर माथे। चलिए, बिल्कुल बेहतर सुझाव यहाँ पर देने की कोशिश सभी को करनी चाहिए और साथ ही आम जनता को भी अपनी भागीदारी यहाँ पर निभानी होगी। अनलॉक की तरफ अगर प्रदेश बढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो अब आम जनता के साथ की है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ने को तैयार है, लेकिन कोरोना को हराने के लिए सबको साथ आगे आना होगा और साथ ही साथ सरकार जो सुविधाएं जनता के लिए लेकर आ रही है उस पर विपक्ष सवाल उठाने की जगह अगर साथ देता हुआ नजर आएगा तो इस जंग से, इस लड़ाई से हम सभी जीत जाएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।